अगर आप फर्स्ट मंथ से लेके 12 मंथ तक अपना जो है रिवाइज रिटर्न भरते हैं तो आपको 25% का एडिशनल टैक्स जो है देना पड़ेगा। सिमिलरली आप अगर 13 मंथ से लेके 24 मंथ तक आप इसका रिटर्न भरते हैं तो आपको 50% का एडिशनल टैक्स जो देना पड़ेगा। इसके साथ में और क्या कंडीशन है कि आप अपनी जो लॉस की लाइबिलिटी है उसको कम नहीं कर लॉस को आप बढ़ाएंगे नहीं और अपने टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, जैसे कि आपने भी रिटर्न भरी थी, आपने 1 लाख रुपए का लॉस दिखाया हुआ था, ठीक है, अभी दिखाया था, अभी दूसरी रिटर्न आप भरेंगे फिर मैं इसको 1.5 लाख कर दूंगा। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, ये आपको अलाउ नहीं करता है। मान लीजिए अभी आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है आपकी 50,000 रुपये भरी थी आपने, लेकिन आप रिवाइज रिटर्न में कह रहे हैं कि ठीक है मेरी लाइबिलिटी तो 25,000 की। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन सीए ग्राउंड एंड दिस इज मोहिंदर। आज हम बात करने वाले हैं 4 मेजर टॉपिक पे, और जो कि हमारे इनकम टैक्स में 1 अप्रैल 2022 से चेंजेस आने वाले हैं। तो वो 4 मेजर टॉपिक क्या है? सबसे पहला है हमारा अबाउट ईपीएफ के बारे में, दूसरा है हमारा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में, थर्ड है हमारा रिवाइज रिटर्न के बारे में, और फोर्थ है हमारा कोविड-19 का रिलीफ के बारे में। ये सारे के सारी हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएफ के बारे में। हम लोग जो भी अमाउंट जो है अपने ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं या हमारे कार्ड के जमा होता है, अगर हम 2.5 लाख तक इसको डिपॉजिट करते हैं और इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है तो वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद क्या होने वाला है कि 2.5 लाख के ऊपर जो भी आपका पैसा ईपीएफ में जाएगा और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनाएगा उसके ऊपर आपको सर लाइबिलिटी आने वाली है, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अगर ये 2.5 लाख है तो कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा डिजाइन जो है वो हाई टैक्स पेयर के लिए किया, जिनके ऊपर हाई वैल्यू है, हाई अमाउंट जो है इनकम होती है, और उस केस में वो क्या करते हैं, अपना बहुत सारा मेजर अमाउंट जो है वो आपके ईपीएफ में अमाउंट जो है पार करके रख देते हैं और उसके बाद आराम से अपना इंटरेस्ट का मजा लेते हैं। तो सर आपको ये ज़्यादा टाइम चलने वाला नहीं है, और वो चाहते हैं कि चलो इंटरेस्ट भी आ रहा है, कोई उसके बाद टैक्स भी नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको जो है इसके ऊपर नज़र पड़ गई है। अब वो जैसे कि हम लोग 5 लाख रुपए जो है हम लोग 1 साल में अगर उसमें ईपीएफ में डालते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपको 2.5 लाख के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा, कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर सर आपको टैक्स देना होगा। स्मॉल टैक्स पेयर और मीडियम क्लास के लोग के लिए इसके लिए कोई फर्क नहीं, क्योंकि 2.5 लाख का एक वहाँ पे ईपीएफ में अमाउंट डालना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं। ये फर्क सिर्फ हाई क्लास के पीपल को टारगेट करने के लिए सारी की सारी चीज़ जो है बनाई गई है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है। सर हम लोग आजकल बहुत जगह सुन रहे हैं कि भाई आपका ये बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, ये बहुत सारी चीज़ें आजकल हमारे सामने आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको भी अपने टैक्स के कंट्रोल में लाने की कोशिश कर ली है। अभी जो है आप जो भी इससे अर्निंग करेंगे इसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी आप सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और उसके ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट होता है उस केस में आपको 30% का जो है टैक्स देना होगा। उसके बाद आपका सेस है, उसके बाद ये आपका सरचार्ज है, ये सारे के सारे आपको कंबाइन करके गवर्नमेंट को देना ही होगा। इसके साथ साथ सेक्शन 194S जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि जो भी पर्सन इसका पेमेंट करेगा वो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। अगर आपकी पेमेंट 50,000 है या 10,000 है, इन दोनों की हम डिस्कस करते हैं अभी, तो आपको 1% के रेट के हिसाब से आपको टीडीएस काट के पेमेंट मिलने वाली है। अब ये एप्लीकेबिलिटी जो है वो आपकी टीडीएस की है, वो आपको 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग स्पेसिफाइड पर्सन हैं तो उस केस में 50,000 तक की पेमेंट का आपको कोई टीडीएस नहीं कटने वाला है। स्पेसिफाइड पर्सन वो होते हैं जिनकी ग्रॉस टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है फाइनेंशियल ईयर में, और अगर प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑल दोस पीपल, अगर 50 लाख से नीचे है तो उस केस में 10,000 जो है
आपका कोई उसके ऊपर जो है टैक्स नहीं, टीडीएस नहीं कटने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो डिजिटल एसेट्स है ये आप लोगों को कहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नंबर 1, इसके ऊपर कोई भी जो है आपको एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउड नहीं होने वाला है, ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही अलाउड होगा इसके ऊपर। नंबर 2, अगर मैं बात करूं, अगर किसी को आप डिजिटल एसेट्स जो है ये देते हैं तो आपको रेसिपिएंट के हैंड में ये जो है टैक्सेबल होगा और उसी के ऊपर ये टैक्स लायबिलिटी होगी। पॉइंट नंबर आगे का आता है कि भाई अगर इसको हमने रिटर्न में भरना होगा तो सर कहाँ भरना होगा? सर अभी सारे के सारे अप्रैल के बाद पूरे के पूरे फॉर्म्स आने वाले हैं, उसमें ये सारा का सारा कॉलम आपको डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का कॉलम आपको मिलेगा और उसमें जो है ये चीज़ आपको भरना होगा। उसके बाद और पॉइंट, डिजिटल एसेट्स, डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से अगर कोई भी लॉस होता है तो सर आप इसको किसी भी अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि मैं अगले साल में इसको सेट ऑफ कर लूंगा। सो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जो आपका लॉस हो गया वो आपका लॉस हो गया, उसमें आप गवर्नमेंट को कुछ नहीं लेना देना। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट कर लिया उसमें तो सर आपको उसमें 30% का टैक्स जो है देना ही पड़ेगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात आती है कि अगर हम लोग ये बिटकॉइन, जैसे कि हम लोगों ने 2 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे हैं और उसमें वैल्यू ड्रॉप आ जाती है, तो जैसे 1 लाख रुपए आ गया, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो 1 लाख है वो आपको सेल करना पड़ेगा 1 लाख में। ठीक है, आपका क्या होगा, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। उस केस में जो 1 लाख का लॉस होगा वो आप किसी भी दूसरी अपने अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे और इसको ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे कि अगले साल में जो प्रॉफिट होगा तो मैं इसको हिसाब किताब कर दूंगा। तो ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है, जो लॉस हो गया वो हो गया है। ठीक है, अगर आपका कोई लॉस हो जाता है इस साल में तो उस केस में आपको टैक्स तो कोई पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो टीडीएस कटा है वो आपको उसका रिफंड जो है मिल जाएगा, जैसे कि दूसरे सेक्शंस में होता है टीडीएस के केस में। ठीक है, पॉइंट क्या नोट करने वाले हैं कि आपको 30% का लगेगा और जब भी आप इसको आईटीआर भरेंगे तो वो सारा का सारा कॉलम जो है आपको नजर आने वाला है। हमारे पास तीसरा पॉइंट सर आता है कि फाइलिंग ऑफ रिवाइज्ड रिटर्न। इस केस में क्या होगा सर कि आप जो पहले क्या होता था, आपको रिटर्न भरने के बाद 5 महीने का टाइम मिल जाता था कि आप इसको जो है रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब वो ऐसा टाइम नहीं है, अब आपको और एक्सटेंशन मिल गया है। आप इसको 2 साल के अंदर भी रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी 31 जुलाई 2022 जो डेट है और इसका जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो 31 मार्च 2023 है, तो उस केस में आपको 31 दिसंबर तक का जो टाइम मिल जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ये कहती है कि सर आप मेरे को रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद आप मुझे 2 साल तक जो है कभी भी रिवाइज रिटर्न दे दो। अब देखो, अभी हम मार्च 2022 में हैं और उस केस में क्या है कि आपका जो असेसमेंट ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2023 है, लेकिन आप उसकी रिटर्न जो है 31 मार्च 2024 है, 1 साल 31 मार्च 2025 तक जो है इसकी रिटर्न जो है भर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बर्डन देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट मंथ से लेके 12 मंथ तक अपना जो है रिवाइज रिटर्न भरते हैं तो आपको 25% का एडिशनल टैक्स जो है देना पड़ेगा। सिमिलरली आप अगर 13 मंथ से लेके 24 मंथ तक आप इसका रिटर्न भरते हैं तो आपको 50% का एडिशनल टैक्स जो देना पड़ेगा। इसके साथ में और क्या कंडीशन है कि आप अपनी जो लॉस की लायबिलिटी है उसको कम नहीं कर, सॉरी लॉस को आप बढ़ाएंगे नहीं और अपने टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, जैसे कि आपने भी रिटर्न भरी थी, आपने 1 लाख रुपए का लॉस दिखाया हुआ था, ठीक है भी दिखाया था, अभी दूसरी रिटर्न आप भरेंगे फिर मैं इसको 1.5 लाख कर दूंगा। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, ये आपको अलाउ नहीं करता है। मान लीजिए अभी आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है आपकी 50,000 रुपये भरी थी आपने, लेकिन आप रिवाइज रिटर्न में कह रहे हैं कि ठीक है मेरी लाइबिलिटी तो 25,000 की, सो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। उसको जो है अपना टैक्स को इंक्रीज करना, उसका मेन मोटिव है टैक्स को इंक्रीज करना। इन सच केस आपको उस टैक्स की लाइबिलिटी को जो है कम नहीं करना है बल्कि बढ़ाना है, तब जाके गवर्नमेंट को फायदा है। गवर्नमेंट वही काम करती है जो उसके फायदे के लिए होता है, ठीक है। अब बात उसके लिए बात करते हैं कि अगर जैसे कि आपने अपना प्रॉफिट जो है
अभी जो है 20,000 का प्रॉफिट है और उसके बाद जो है आपने अपना प्रॉफिट दिखा के भाई आपको 10,000 कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका जो है टैक्स कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ जो है अपने इनकम टैक्स को जो बढ़ाना है। उसके बाद सर क्वेश्चन ये आता है कि क्या लाइव ये ऐसा इंट्रोड्यूस क्यों किया उसने, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा। सर बिल्कुल उसको फ़ायदा ये है कि आपने अगर कुछ पिछले सालों में रिटर्न अगर भरी है और उसमें आपने अनडिस्क्लोज मतलब इनकम जो है जानबूझ के छुपाई है, अनडिस्क्लोज इनकम, या फिर आपने इंक्लूडेड मिस जो भी आपकी मिस हो गई, आपकी जो इनकम थी जो वो है मिस हो गई इनकम, आपको जब आपने रिटर्न भरी थी तो मिस हो गई। अब गवर्नमेंट ये बोलती है सर आप उसको ऐड में ऐड कर लो और उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनेगा, मुझे टैक्स पे कर दो। तो सर आप ये देखिए, मोटिव मैंने आपको समझा दिया गवर्नमेंट का ये है कि अगर आपका कोई ऐसा कोई सीन है कि आप इग्नोर कर दिए हैं, तो आप उस चीज़ को आप उसमें ऐड कर लो, इनकम को ऐड कर लो और अपने टैक्स लगा के जमा करा दो। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ये कहता है कि आप जो है 2 साल तक अपनी जो है रिटर्न जो है भर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है कोविड-19 का। कोविड-19 का ये ट्रीटमेंट ये बोलता है कि सर अगर आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है और आपको गवर्नमेंट से मेडिकल एक्सपेंडिचर मिला है, उस केस में आपको 10 लाख रुपए तक का जो भी पैसा मिला है वो सारा का सारा एग्जम्प्टेड है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा केस, अगर 1 अप्रैल 2020 से ये चीज़ चली आ रही है, उस सेक्शन के बीच में आपको कोई भी आपको इसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं, इसके बीच में कोई भी। लेकिन कंडीशन ये है कि जब भी पर्सन की डेथ हुई है उससे 1 साल के अंदर जो है आपको वो पैसा मिल गया होना चाहिए। अगर 1 साल के बाद आपको वो पैसा मिलता है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो आपको कोविड-19 के पेशेंट की डेथ के लिए मिला है, तो उस केस में ये सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। जनरली जो गवर्नमेंट है इसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है क्लियर करती है। और इसके बाद जो है हमारे पास पॉइंट आता है सेक्शन 194R का। वो क्या कहता है कि सर अगर आपने कोई भी जो बेनिफिट्स या परक्विजिट आपने किसी पर्सन को दिया है, तो उस केस में आपको वो TDS जो है काटना होगा 10% के हिसाब से, चाहे कंपनी हो या फिर वो इंडिविजुअल हो। अगर उसके पास पैन नहीं है तो 20% आप TDS काट के जमा करवाओ मुझे। अब सर ये परक्विजिट और बेनिफिट्स क्या होता है, सेक्शन 194R ये बोलता है कि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए किसी को बेनिफिट दिया है तो उस केस में भाई उसका TDS काट लो। फॉर एग्जांपल मेरा कोई पर्सन है, वो मेरी बिजनेस से हेल्प करता है मुंबई से, और मैं उसको बुलाता हूँ दिल्ली आजा भाई, तो उस केस में बोलूँगा सारे का सारा खर्चा मैं देखूंगा। मैं क्या करता हूँ, उसको ताज में जाके ठहरा देता हूँ और 3 दिन तक वो यहाँ पे रहता है, उसकी पूरे टैक्सी फेयर सारी चीज़ें जो मैं हैंडल करता हूँ। उस केस में उसका खर्चा आ जाता है 70,000 का। तो क्या हुआ सर, मैंने उसको परक्विजिट दिया, चाहे उसको मनी में दिया या कैसे दिया, मनी में भी दे सकते हो आप, वैसे भी दे सकते हो, उस केस में आपको TDS कटेगा क्योंकि भाई आपने उसको परक्विजिट दिया है। क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो 20,000 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको दे सकते हो। लेकिन अगर आप ये 20,000 से ऊपर आप इसको देते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपको उसका TDS काटना होगा 10%। अगर 70,000 आप दे रहे हो तो 10% के हिसाब से उसका 7,000 आपने TDS काटना है और मुझे टैक्स चाहिए उसका। ये गवर्नमेंट का कहना है और यही सब इसका सेक्शन का जो है ब्यूटीफुल है। सो थैंक यू सो मच। ये था मेरा छोटा सा वीडियो, और इसके अलावा अगर कोई मेरे से कोई रिक्वायरमेंट्स हो, मेरे से कोई आपको आंसर चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं उसका कोशिश करूँगा कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्व कर पाऊँ। सो थैंक यू सो